हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के विज्ञान के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के पाठ 6 को। इस पाठ का नाम है बच्चों सजीव विशेषताएं एवं आवास। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे निम्नलिखित शब्दों को सही बॉक्स में लिखिए। तो मरुस्थल में बच्चों ऊँट पाया जाता है, पर्वतीय क्षेत्र में याक और घास स्थल में शेर और जलीय आवास में मछली पाई जाती है। अब बच्चों इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को सजीवों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ सजीवों की विशेषताएं हैं, जैसे प्रजनन है, श्वसन है और गति है। इसको ध्यान में रखते हुए ये जो शब्द दिए हैं इन्हें इन बॉक्स में रखना है। जैसे 3 इसमें से छांट के रखना है, जैसे कि अपना ऊँट है वो सजीव है, मुर्गी है सजीव है, कुत्ता है वो सजीव है, लेकिन बस और पंखा सजीव नहीं है, क्योंकि इसमें ये वाली विशेषताएं नहीं पाई जाती। ना तो इसमें प्रजनन पाया जाता है, ना ही श्वसन। गति जरूर पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में गति पाई जा रही है तो वो सजीव हो। अब बच्चों ये लिखा है कि क्या आपने 3 शब्द लिखे, उसके बारे में कितने बच्चे बचे रहें। जो आपने नहीं लिखे उनको यहाँ लिखिए। तो हमने ये लिखे थे ऊँट, मुर्गी और कुत्ता, इसके बाद में ये बस और पंखा बचा है। ठीक है, अब लिखा है ये वे शब्द होंगे जो सजीव में नहीं आते होंगे, क्योंकि ये गति नहीं करते, लेकिन आपने तो इनके चलते हुए देखा हुआ। क्यों? अपने साथियों से चर्चा कीजिए कि और निष्कर्षों को यहाँ लिखिए। तो ये गति तो करते हैं बच्चों, लेकिन ये सजीव की गिनती में नहीं आते, क्योंकि इनमें प्रजनन नहीं होता और श्वसन नहीं होती, इसलिए इन्हें हम सजीवों में नहीं रख सकते। यहाँ पे बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 है, ये है सजीवों के बारे में सही कथन नहीं है। तो इसका जो दूसरा और तीसरा कथन है वो सही नहीं है। दूसरे में दिया है सभी सजीव में श्वसन क्रिया नहीं होती, जबकि सभी सजीवों में श्वसन होता है। तीसरा है पेड़ पौधे सजीवों की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि वे गति नहीं करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पेड़ पौधे सजीवों की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, ये है कौन सा मुख्य कारण है कि ऊँटों के पैर लंबे होते हैं। तो इसका पहला वाला, ये जो ए वाला है, उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, ये सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये बच्चों तीसरा और चौथा वाला इसका सही है। वे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बहुत कम जल खोते हैं और इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती हैं। ये कौन से पौधों की बात चल रही है बच्चों? ये मरुस्थलीय पौधों की बात चल रही है, इनकी ये विशेषता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, ये है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में श्वसन के लिए सही है। तो ये तीसरा वाला कथन है बच्चों, श्वसन दिन और रात्रि दोनों समय होते रहते हैं। ठीक है, ये तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। इसमें प्रश्न क्रमांक 5 है, ये है प्रजनन के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में विषम को चुनिए। तो विषम है आम के पेड़ की जड़ें, क्योंकि इससे प्रजनन नहीं किया जा सकता। प्रश्न क्रमांक 1 है, अपने आसपास पाए जाने वाले किन्हीं 10 सजीवों एवं 10 निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखिए। तो सजीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, कौवा, कबूतर, चूहा, खरगोश, पेड़ पौधे, मनुष्य, गाय इत्यादि सब सजीव हो जाएंगे। निर्जीव में कुर्सी, टेबल, पंखा, पलंग, पत्थर, मिट्टी, पेन, किताब, बोतल, ईंट, ये सभी क्या हो जाएंगे? निर्जीव हो जाएंगे। ठीक है, इसे देखकर आप 10-10 नाम लिख। प्रश्न क्रमांक 2 है, ये है विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु, पौधे एवं अन्य वस्तुओं की सूचीबद्ध कीजिए। जैसे वनों में शेर, चीता, हाथी, बंदर, नीम और बबूल के पेड़ पाए जाते हैं और ये कुछ जंतु पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में तेंदुआ, याक, भेड़ें, बकरियां, चट्टानें इत्यादि, झाड़ियाँ इत्यादि पाई जाती हैं। मरुस्थल में ऊँट, गिरगिट, छिपकली, उल्लू, नागफनी, लोमड़ी, ये सभी मरुस्थल में पाए जाते हैं। समुद्र में मछली, मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक, समुद्री खीरा, शंख इत्यादि ये समुद्रों में पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, ये है किन्हीं 5 जंतुओं के नाम लिखो जो अपने समान शिशु को जन्म देते हैं एवं 5 ऐसे जीवों के नाम लिखो जो अंडे देते हैं। तो शिशुओं को जन्म देने वाले जंतु हैं बच्चों गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, बंदर। ठीक है, अंडे देने वाले हैं कबूतर, सर्प, कछुआ, मगरमच्छ और छिपकली। प्रश्न क्रमांक 4 है, अनुकूलन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग बनाती है, अनुकूलन कहलाती है। ये बच्चों लिखा है परिवेश। ठीक, प्रश्न क्रमांक 5 है, ये है आवास किसे कहते हैं। स्थलीय आवास एवं जलीय आवास के दो उदाहरण द्वारा परिभाषित कीजिए।
तो इसका उत्तर लिखेंगे किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। ये तो आवास की परिभाषा हो गई। फिर ये लिखिए, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। ये आवास दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण हो जाएगा घास, मैदान आदि। और जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहलाता है। इसका क्या हो जाएगा, नदी, तालाब आदि, ठीक। प्रश्न क्रमांक 6 बच्चों ये है, जैव एवं अजैव घटकों के दो दो उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो जैव घटक क्या होते हैं, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव उसके जैव घटक कहलाते हैं, जैसे पेड़ और जंतु, ये उसके उदाहरण हो गए। अजैव घटक क्या होते हैं, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी निर्जीव उसके अजैव घटक कहलाते हैं, ठीक। उदाहरण हो जाएगा इसका चट्टानें, मिट्टी आदि। प्रश्न क्रमांक 7 है, ऊँट के मरुस्थल में रहने के लिए कौन से अनुकूलन आवश्यक है, कोई 4 अनुकूलन को लिखिए। तो पहला अनुकूलन है, ऊँट के पैर लंबे होते हैं जो उसे रेत की गर्मी से बचाते हैं। दूसरा है, उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। तीसरा, ऊँट का मल शुष्क होता है। चौथा है, ऊँट को पसीना भी नहीं आता। तो इससे क्या है बच्चों, जो मरुस्थल में पानी की कमी होती है तो वो पानी का ह्रास कम होता है, ठीक, जिससे कि ऊँट सर्वाइव कर पाता है वह। इसी का 7वें का बी है बच्चों, ये है, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां कांटों में क्यों रूपांतरित हो जाती हैं। इसका उत्तर आप लिखेंगे, पेड़ की पत्तियां पानी को वाष्प के रूप में उड़ाती हैं, अतः मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे अपनी पत्तियों को कांटों में के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं ताकि पानी बचा रहे। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 8 का ए है, ये है, जल में रहने के लिए मछलियों में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। तो ये है, पहला, मछलियों का शरीर धारा रेखीय आकृति का होता है, इस कारण वह जल में आसानी से विचरण कर सकती हैं। दूसरा है इसका, मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है, ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का बी है, ऐसे कौन से जलीय जीव हैं जो बिना सांस लिए पानी में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। उन जलीय जीवों के नाम एवं श्वसन अंग का नाम लिखिए। तो पहला है स्क्विड एवं ऑक्टोपस, ये गिल या क्लैम से सांस लेते हैं। दूसरा ये है डॉल्फिन एवं व्हेल, ये बात छिद्रों से सांस लेती हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का सी है बच्चों, वे कौन से अनुकूलन हैं जो जलीय पौधों को जल में रहने हेतु अनुकूलित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो पहला अनुकूलन है, जलीय पौधों का तना खोखला एवं हल्का होता है जिस कारण यह सतह तक वृद्धि कर पाते हैं। दूसरा है, जो पौधे जल में पूर्ण रूप से डूबे होते हैं उनकी पत्तियां सक्रिय एवं रिबन की तरह होती हैं, यह जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। इन दोनों अनुकूलनों की वजह से बच्चों ये जलीय पौधे जल में जीवित रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, इसका ए है, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की 3 विशेषताएं निम्न है। पहला है, ये वृक्ष समांतर शंक्वाकार होते हैं। दूसरा है, इन वृक्षों की शाखाएं तिरछी होती हैं। तीसरा, इन वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। नवे का बी है बच्चों, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों की त्वचा मोटी एवं शरीर घने बालों से ढका हुआ क्यों होता है। इसका उत्तर आप लिखेंगे, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी मोटी त्वचा एवं शरीर के घने बाल उन्हें वहां पड़ने वाली तीव्र सर्दी से बचाते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है बच्चों, ये है, सजीवों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों की सूचीबद्ध कर किन्हीं 2 लक्षणों को विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, सजीवों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण है, पहला है प्रजनन, दूसरा है श्वसन, तीसरा है गति, चौथा है पोषण, पांचवा है वृद्धि और छठा है अनुकूलन, ठीक है। तो इसमें हम पोषण के बारे में देख लेते हैं बच्चों। सजीव अपनी शारीरिक वृद्धि और ऊर्जा के लिए जो खाना खाते हैं उसे पोषण कहते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो पोषण है बच्चों वो है स्वपोषण, जो सजीव स्वतः ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे। बी वाला है परपोषण, जो सजीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषण कहते हैं, जैसे जंतु एवं पक्षी। अब बच्चों प्रजनन के बारे में जान लेते हैं। सजीव अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने जैसे और सजीवों को जन्म देते हैं, उसे हम प्रजनन कहते हैं। अब बच्चों आपका प्रोजेक्ट कार्य आ जाता है, इसमें लिखा है, अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लेकर आपके आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की जानकारी सूची अनुसार एकत्रित कर लीजिए, ठीक।
तो यहाँ पर पहले पेज पे आप बच्चों ये 5 जंतुओं की जानकारी देख लीजिए। आगे की और दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से बच्चों आगे की जानकारी और आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। ठीक, अब आपका जो प्रोजेक्ट क्रमांक 2 है वो है निम्न विशेषताओं के आधार पर पौधे एवं जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो पहली विशेषता है श्वसन। इसमें लिखेंगे पौधे श्वसन क्रिया पत्तियों द्वारा होती है। पौधे में श्वसन क्रिया पत्तियों द्वारा होती है। जंतुओं में श्वसन क्रिया नाक द्वारा होती है। ठीक है। दूसरा है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। इसमें लिखेंगे जंतु ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब बच्चों उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया ये बताना है हमें। तो पेड़ पौधों में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं, लेकिन ये कम दिखाते हैं बच्चों। जैसे कुछ पौधों में पुष्प दिन के समय खिलते हैं तो कुछ में रात्रि के समय पुष्प खिलते हैं। तो ये किसकी वजह से? उद्दीपन की वजह से होता है। इसी तरीके से आप इसमें लिखेंगे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रियाएं पाई जाती हैं। जैसे जब हम बैठी हुई चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह उड़ जाती है, तो वो उद्दीपन की वजह से ही ऐसा हो रहा है। जैसे मतलब हम कोई क्रिया करते हैं उसकी हमें प्रतिक्रिया मिलती है। तीसरा है बच्चों गति। तो जंतुओं की अपेक्षा पेड़ पौधों में गति बहुत धीमी पाई जाती है। जैसे उनकी शाखाओं की गति ऊपर की ओर और तथा जड़ों की गति जमीन में नीचे की ओर होती है। ठीक है। तो मतलब पेड़ पौधे भी गति करते हैं, लेकिन उस तरीके से गति नहीं करते जिस तरीके से जंतु करते हैं। इनकी गति बहुत धीमी होती है। दूसरी चीज़ है जंतुओं में गति पेड़ पौधों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, जैसे गाय भैंस का चलना। ये सारी चीज़ें। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।